है, चलो जी, कहाँ तक किया था हमने लास्ट? हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ लिया था, है ना? बस शेप ही पढ़ी थी ऑर्बिटल की। नोट्स करा दिए थे। ओके, क्वांटम नंबर्स स्टार्ट करना है आज, है ना? तो हेडिंग लगाओ क्वांटम नंबर्स। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? एक्चुअली ये आपको क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, कौन से शेल में रहता है। शेल के बाद आता है सब शेल, कौन से सब शेल में रहता है, फिर सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में रहता है, और उस ऑर्बिटल के अंदर उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, ये जो पूरी उसकी आपको नॉलेज मिलती है वो हमें किसकी हेल्प से मिलती है? क्वांटम नंबर। एक्चुअली दिस टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा एड्रेस होता है, हमारे पास लेटर आता है तो पहले हमारा, हम कहाँ पे रहते हैं, जैसे हम कुंडली में रहते हैं, हम किंग्सबरी में रहते हैं सोसाइटी में, फिर हमारा फ्लैट का एड्रेस होता है, फ्लोर होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के भी क्या होता है, प्रॉपर एक एड्रेस होता है कि वो एटम के कौन से शेल में रहता है, कौन से सब शेल में रहता है, कौन से ऑर्बिटल में रहता है। उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। इसके 4 सेट हैं क्वांटम नंबर के, 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे हम यहाँ पे। लिखो, दिस इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, this is a set of 4 numbers with the help of which we can get complete information. We can get complete information about all the electrons in an atom. About all the electrons, हाँ जी बोलो, यहीं से छुटा हुआ है आपका, अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो क्या क्या बताता है ये? दैट इज लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन से टाइप का ऑर्बिटल इसने ऑक्यूपाई किया है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल, है ना, एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल है तो आप शेप बता सकते हो, क्योंकि हमने ऑर्बिटल पढ़ ली है। एस में है तो सर्कुलर होगी उसकी शेप, पी में है तो डंबल होगी, अगर डी में है तो डबल डंबल होगी, है ना। तो शेप, अगर हमें ऑर्बिटल पता चल जाएगा तो हम उसकी शेप भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम स्मॉल जो एन होता है ना, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, स्मॉल एन। एन हमें क्या बता रहा था? स्मॉल एन से हमें क्या पता चल रहा था? शेल के बारे में पता चल रहा था ना, कि के है, एल है, एम है, एन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? सर्कुलर शेल होते हैं, जिनको क्या नाम दिया था? के, एल, एम, एन। उसी के बेस पे इनका क्या हुआ? इनको नंबर दिया। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k, n इज इक्वल टू 2 है तो l, एंड सो ऑन, राइट। तो लिखें इसमें, इट डिटरमाइन द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, it determine the size and the energy of the orbit and also identify the shell, जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी
उतनी ही ज़्यादा उस शेल की एनर्जी होगी। ठीक है, अगर शेल KLMN है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, शेल अगर हमारा KLMN है तो उसके लिए n, यानी कि n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है। ये चीज नोट कर लो। फिर इस शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, है ना? इस शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, तो n के अंदर n ही सब शेल होते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ सब शेल इन nth ऑर्बिटल nth ऑर्बिट सॉरी नंबर ऑफ सब शेल इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। कितने होंगे? इक्वल टू n होंगे। अगर आपका मैंने कहा फर्स्ट शेल है, उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, उसके अंदर एक ही सब शेल होगा। अगर मैंने आपसे पूछा इसके अंदर कितने सब शेल होंगे, इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, इसके अंदर 3 सब शेल होंगे, इसके अंदर 4 सब शेल होंगे। उन सब शेल का नाम अभी हम देखेंगे, वो हमें अगले क्वांटम नंबर से पता चलेगा, राइट? अब इस पर्टिकुलर शेल, यानी कि ये जो पर्टिकुलर शेल है, ये जो पर्टिकुलर शेल है, ये जो पर्टिकुलर शेल है, इस पर्टिकुलर शेल के अंदर अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के बाहर कोई भी सर्कुलर जो ये आपको दिख रहे हैं शेल, है ना, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, जो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसमें अगर आपको ये निकालना है कि किसी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, तो वो कितने होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2n²। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। तो अगर हमें n पता चल गया तो हमने सब शेल निकाल लिए कितने हो सकते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। 2n² हो सकते हैं तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। ठीक है, n की वैल्यू आपने 1 रखी ना। यहां पर कितने होंगे, यहां पे कितने होंगे, ठीक है। साइज ऑफ एन शेल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, साइज ऑफ शेल भी इंक्रीज होगा। साइज ऑफ शेल विल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ n। इसका मतलब अगर आपसे पूछ रहा है k का साइज बड़ा है या l का साइज बड़ा है, l का साइज बड़ा है ना, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 2 है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। जितना बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता जा रहा है ना साइज। नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, एटम का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ये हमने बात की किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सेकंड क्वांटम नंबर लिखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड है इसका दूसरा नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर। पहले वाला जो क्वांटम नंबर था वो न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ है उसको बता रहा था, जिसको हम शेल कहते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है या जो सब्सिडरी क्वांटम नंबर है, ये 3D शेप को बताएगा, जिस 3D शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, ये बात समझ में आ गई। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन कहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे एग्जैक्टली वो हमें क्या बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। अभी उसके अंदर भी हम
देखेंगे कि और कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, राइट। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, सब शेल के बारे में बताता है हमें। उसने शेल के बारे में बताया, इसने सब शेल के बारे में बताया। देखिए, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एल की वैल्यू जो होती है, एल की हमें टोटल वैल्यू अगर निकालनी होगी, वो 0 से लेके n-1 तक होती है। एल की जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1 तक होती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा 0 से n-1, तो 0 तो रहेगा ही हर बार, 0 से n-1 कह रही हूं, इसका मतलब 0 and 1, ओके है ना, ये वाली गलतियां नहीं करनी है। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यू 0 1 2 है ना। अच्छा एक चीज देखो, 1 है तो वैल्यू 1 ही है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है। 2 में 2 ही वैल्यू होंगी, एक 0 एक 1। 3 में 3 वैल्यू होंगी, लेकिन एक 0 एक 1 एक 2। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो उसके अंदर 0 1 2 3 n-1, इससे एक कम, लास्ट वैल्यू जो होगी वो इससे एक कम होगी। अब अगर l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो होती है s ऑर्बिटल के लिए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, अगर l की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s सब शेल, है ना। 0 होती है तो ये क्या होता है, s होता है। अगर l की वैल्यू, अगर l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है तो ये p होता है। l की वैल्यू 2 होती है तो ये d होता है। l की वैल्यू 3 होती है तो ये f होता है। इसी तरह अगर 4 होती है तो g होता है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ 1 थी और l की वैल्यू 0 थी, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन सा सब शेल प्रेजेंट है, तो इसके अंदर s प्रेजेंट है, ओके। इसके अंदर s भी प्रेजेंट है और p भी प्रेजेंट है। इसके अंदर s है, p है और d है। इसके अंदर s है, p है, d है और f है, ठीक है। तो s सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। आप k में देखोगे n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स k के अंदर केवल s, ये क्या हुआ n इज इक्वल टू 2 मतलब l, l के अंदर s भी और p भी, ये हुआ m। तो स्टार्ट s से ही होगा, s p d तीनों प्रेजेंट है, राइट तीनों प्रेजेंट है। ये जो तीनों प्रेजेंट है ये आपको बता रहे कि टोटल इतने सब शेल हैं, इसमें टोटल इतने इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो फिर वो आपको बताएगा कि वो क्या पूछ रहा है। क्या वो कह रहा है कि 4d, अगर उसने कहा कि 4d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, 4d का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू, अरे इसका मतलब g में है वो, नहीं सॉरी जी में क्यों कह रही हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, डी है तो राइट 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 2 है, एल की वैल्यू 2 है, राइट। तो वो किस में प्रेजेंट है, डी में प्रेजेंट है। तो डी में प्रेजेंट है तो एल की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू क्या है, 4 है। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए है। जब आपको कह दिया कि 4d,
अगर कह दिया 4d1 तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो 4th शेल में प्रेजेंट है और डी सब शेल में प्रेजेंट है ना, इसके लिए हमने एल की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर टोटल की बात कर रहा है वो टोटल सब शेल, एक किसी शेल पर्टिकुलर की बात करें, मान लो वो कह रहा है कि n इज इक्वल टू 2 है, इसके अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे, तो इसके अंदर 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे, एस बी और पी बी। किसी पर्टिकुलर की बात करेगा तो ये तो इसी की ही बात कर रहा है, इसलिए आपने सिर्फ आंसर में क्या लिखा, 2 लिखा। लेकिन अगर मैं इसे 4 कर दूं, अगर मैं ये कहूं n, अगर ये का n इज इक्वल टू 4 है तो l की कितनी वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू 4 है तो l की कितनी वैल्यू होगी, 0 1 2। ये डिफरेंस समझ में आया? अगर पर्टिकुलर उसने बता दिया कि 4d के लिए n की क्या वैल्यू है, l की क्या वैल्यू, तो वो तो आप वही आंसर दोगे। लेकिन अगर उसने कहा कि n इज इक्वल टू 4 है तो l की कितनी वैल्यू होगी, तो आपको सारी वैल्यू बतानी है, s भी हो सकती है, p भी हो सकती है, d भी हो सकती है। हमें नहीं पता वो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, है ना, इनमें से कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, चलो एक चीज और लिखो, maximum number of orbitals for a given value of L is equal to 2L plus 1. Maximum number of orbital present in given value of L is equal to 2L plus 1. नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमसे पूछ लिया और हमें L की वैल्यू दे दी, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। तो L की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3। L की वैल्यू कब होती है 1, जब L क्या होता है, P होता है, जब L क्या होता है, P होता है। और P में आप देखोगे, आपको मैंने पढ़ाया है PX PY PZ 3 तरह का होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें। ठीक है, P के आपने 3 पढ़े हैं ना, PX PY PZ, राइट। तो इसीलिए वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 3 आई। अगर L की वैल्यू यहाँ पे 2 हो तो 5। आपने क्या पढ़ा है, D कितने होते हैं, 5 होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, राइट। अगर L की वैल्यू 3 हो जाए तो 7, F 7 ऑर्बिटल होते हैं F के। ठीक है, S के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऑर्बिटल को अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाते हैं कि एक डिब्बा बना दिया आपने। ठीक है, एक डिब्बा बना दिया, ये एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है, S के अंदर एक ऑर्बिटल है। जब आपने P की बात करी, ये S की वैल्यू मतलब 0 होती है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है और इसके अंदर ऑर्बिटल क्या है, 1। P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ऐसे बनाते हैं। D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ये सारे हम एक साथ क्यों बनाते हैं, एक लाइन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ये डीजेनरेट स्टेट में होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, डीजेनरेट का मतलब होता है एनर्जी सेम, इसलिए हमने इनको एक लेवल पे रखा। अगर एनर्जी कम या ज्यादा होगी तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी, बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, दिखाएंगे इनमें। इन डिब्बों के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात की कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है, सर्कुलर पाथ है, जिसको आपने क्या कहा, शेल, KLMN। फिर उसके अंदर क्या है, सब शेल है, SPDF। फिर उस सब शेल के अंदर क्या है, ये बॉक्सेस हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल्स, राइट। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। ओके, यहां तक समझ आ गया। आपने क्या लिखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L। अच्छा, अगर हमें L दे रखा हो, हमें N दे रखा था, तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे 2n स्क्वायर से। लेकिन अगर पर्टिकुलर हमें ऑर्बिटल की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे,
तो लिखो मैक्सिमम, क्या बेटा, नहीं 2 इंटू 2l+1 हो जाएगा। लिखे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electron for a given value of L, 2 into 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऐसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी ऑर्बिटल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी ऑर्बिटल में। तो अगर L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या आएगा आंसर, 6। ओके, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, अगर मैंने L की वैल्यू 0 रखी तो कितना आया आंसर, 2 आया। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। आप ऐसे बनाते हो, हर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब P के पास 3 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे 5 हैं बॉक्सेस आपके पास, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए टोटल, 10। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 10 से ज्यादा फिल नहीं करने, यानी कि एक बॉक्स में 3 बना दिए, ठीक है। तो D में कितने आएंगे मैक्सिमम, 10। अगर F दे रखा है तो मैक्सिमम कितने आएंगे, 14, क्योंकि उसके पास 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। वो हमें कैसे पता चले, वो हमें इस वाले फॉर्मूले से पता चले, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चले कितने बॉक्सेस हैं और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चले, राइट। कोई डाउट है, एक फॉर्मूला लिख लो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit h/2π√L into L+1। h/2π को h क्रॉस भी लिख देते हैं, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है L into L+1। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो अब तक हमने 2 क्वांटम नंबर पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड लिखेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो ये में क्या बताता है, द स्पेशियल, लिखें द स्पेशियल ओरिएंटेशन, द स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल ऐसे लिखेंगे स्पेस में, द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल with respect to standard set of coordinate axis, with respect to standard set of coordinate axis। m की जो वैल्यू होती है, एक्चुअली अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर आपने ये 3 डिब्बे बनाए थे यहाँ पे, तो तीनों में से किसमें, इसमें, इसमें या इसमें, ये एग्जैक्ट लोकेशन। समझ आई बात। पहले ने आपको शेल बताया, दूसरे ने आपको सब शेल बताया, इसने आपको बताया कि ऑर्बिटल के कौन से बॉक्स में प्रेजेंट है, कौन से बॉक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। वो कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। इसकी वैल्यू -L से
प्लस एल तक होती है। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है m की वैल्यू -L टू +L तक होती है। और टोटल वैल्यू ऑफ ml कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू 2l + 1। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 2l + 1। पीछे अभी आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने में यही फॉर्मूला लिखा था ना, तो ml से हमें यही तो पता चलता है कि कितने ऑर्बिटल हैं, तो ये 2l + 1 से हमें यही पता चलता है कि कितनी वैल्यू होंगी, है ना। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की कितनी वैल्यू होगी? 1 होगी। और क्या होगी वो वैल्यू? वो होगी वैल्यू 0। बात समझ में आई? यहां पर वैल्यू रखी है आपने 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 1 ही रह गया, है ना। और वो जो 1 वैल्यू है, जो एक वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की टोटल कितनी वैल्यू होंगी? फ्री। कौन कौन सी? अरे 0 1 2 क्यों? -L से स्टार्ट होगी ना, -1 0 और +1। -L से +L, L है 1, तो -L से -1 से +1 हो गई। अब इसमें भी तो यही हुआ था, -0 कुछ नहीं होता, +0 कुछ नहीं होता, तो 0 ही आया था यहाँ पे। और L की वैल्यू अगर 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा है ये? S। तो S के लिए एक ही वैल्यू होती है M की। समझ आई ये बात? इसका मतलब S के पास एक ही बॉक्स होता है और जिस बॉक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, वो जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उन सबको समराइज करो। यहां पे क्या हुआ? L की वैल्यू 1 है, तो कौन सा सबशेल हुआ ये? P। P सबशेल हुआ। इसके लिए वैल्यू कितनी आई M की? 3। 3 वैल्यू आई, -1 आई, 0 आई, +1 आई। तो एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है। ठीक है। अगर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो उस इलेक्ट्रॉन की ml की वैल्यू कितनी होगी? +1 होगी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा तो ml की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इस तरह से आप बता सकते हो। L की वैल्यू अगर 2 है तो ये कौन सा सबशेल है? D है। M की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। कहां से कहां तक? -2 से -1 0 +1 +2। किसी शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n²। ये बात की थी हमने पहले। किसी सब शेल के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 × 2l + 1। ये फॉर्मूला भी लिखा था, है ना। किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। ओके, राइट। तो फोर्थ क्वांटम नंबर लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको MS से शो करते हैं, S फॉर स्पिन, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन बताती है एक्चुअली।
It refers to the orientation of spin of the electron. It refers to the orientation of the spin of the electron. और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। या फिर हम कैसे लिखते हैं, और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल जो वैल्यू हुई वो प्लस माइनस हाफ हुई। दो इलेक्ट्रॉन है तो आप कहते हो एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है। हम ये देख के नहीं बता सकते कि कौन सा प्लस हाफ है कौन सा माइनस हाफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेगुलर स्पिन करता रहता है ना, घूमता रहेगा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं घूम सकते, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है ना। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज वाले अपोज करेंगे ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, राइट। लिखें, ये लिख लिया प्लस हाफ माइनस हाफ। दीज आर कॉल्ड द टू स्पिन, these are called the two spin state of the electrons. These are called the two spin state of the electrons and represented by ऐसे और ऐसे, है ना, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। An orbital cannot hold more than two electron. An orbital cannot hold more than two electrons, and these two electrons should have opposite spins. Opposite spin. अब अगर आपको ये चारों क्वांटम नंबर कहीं पे इनमें से किसी की भी वैल्यू दे रखी हो, तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह। समझ आ गए चारों क्वांटम नंबर? क्या हुआ? एनसीईआरटी निकालना एक बार। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिस्ट द values of n and l. List the values of n and l for the following orbitals. For the following orbitals. हमें कौन कौन से ऑर्बिटल दिए? पहला है 3s, 4p, बस। हाँ जी,
यहीं पे n लिख लो इसके सामने, यहीं पे l लिख लो और सबकी वैल्यू लिखते जाओ। बताइए। 3 ठीक है, सबने ये लिख लिया। अगला क्वेश्चन करो। आपको क्या करना है इसमें, सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज बतानी है। और सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता है तो वो होता है 11। करिए इस क्वेश्चन। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। एन, एल, एम एल और एम एस। ये भी नहीं बता पाएंगे अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता। क्या आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? कौन से वाला? 281 आता है ना? 1:2 2:2 तो नहीं आता ना? चलो अच्छा, एक बार ट्राई करो, वो भी सिखाना है मुझे, अभी सिखाऊंगी। एन की वैल्यू तो बता सकते हो। एन की वैल्यू 3। अच्छा, सबकी यही आई है 3, या किसी की 2 भी आ रही है? 2 किसकी आई है? 4। क्या हुआ? क्या हुआ, स्कूल की थकान नहीं गई अब तक? आज की छुट्टी थी इसीलिए ज्यादा थकान हो रही है? बताइए एल की वैल्यू। देखो, सोडियम का आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों को तो ये वाला लिखना आता है 281, ये लिखा है आप लोगों ने, है ना? जब हम इसको लिखेंगे, ये थर्ड शेल है, ये तो यहाँ तो 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई? एक ही इलेक्ट्रॉन है और हर एक शेल जब स्टार्ट होता है वो एस से ही स्टार्ट होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हर एक शेल जब स्टार्ट होगा तो उसमें पहला सब शेल कौन होगा? एस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले एस में जाएगा ना, एस में भरेगा ना, तो इसका मतलब एस होगा यहाँ पे, और ये 3s1 ये रहा होगा। अब इसको देख के आपको बताना है चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। 3s1 के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताइए। ml की वैल्यू 1 कैसे हो गई? टोटल वैल्यू 1 है, वैल्यू है क्या? वैल्यू तो 0 है। वैल्यू तो 0 है ना? एल की वैल्यू 1। अरे यार, एल की वैल्यू 0 क्योंकि एस है। एम एल की वैल्यू भी 0 है ना? और इसकी वैल्यू +½ या -½ में से कोई भी होगी। ये क्लॉकवाइज भी घूम रहा हो सकता है क्लॉकवाइज घूम रहा हो, और हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, है ना? आपको दिया हुआ है 4s, लिखो क्वेश्चन लिखो, 4s 4p 4d एंड 4f।
ये 4 ऑर्बिटल है, 4s, 4p, 4d एंड 4f, ये 4 ऑर्बिटल है। ठीक है, एनर्जी का सीक्वेंस बताना है आपको। हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर ये चारों हैं और जिंक एटम के अंदर अगर ये चारों हैं, ये चारों अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर है और अगर ये चारों जिंक एटम के अंदर है। चलो एटॉमिक नंबर दोनों का बता देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, और जिंक का क्या होता है? 30। ये चारों अगर हाइड्रोजन के अंदर है तो यहाँ पर एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, अगर ये जिंक के अंदर है तो एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा? जब मैंने आपको क्वांटम मॉडल बताया था तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं। ये मैंने लाइन लिखवाई थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं रहते। और हम एनर्जी की कंसीडर जो करते हैं हम उन्हीं की करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, हम उन शेल को ही कंसीडर करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, और मैंने आपको क्या बोला, 4p, 4s, 4p, 4d, इट मीन्स फोर्थ शेल की मैं बात कर रही हूँ। फोर्थ शेल कौन सा हुआ? KLMN, N इज अ फोर्थ शेल, है ना। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता है, कितने पर गया इलेक्ट्रॉन? पहले शेल में गया ना, K। शेल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ तक पहुंचा ही नहीं, है ना। तो वहां पर तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इन चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम ही होगी, 4s, 4p, 4d, 4f। उसके लिए क्या होगी? एनर्जी सेम होगी। लेकिन जब हम जिंक की बात करते हैं, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठता है? 283, 2888, 2884, 2818, 30 को जोड़ रहे हो आप, 3030, है ना। 2818, 2, तो फोर्थ तक गए हैं ना हम। तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में प्रेजेंट है, राइट। और जैसे जैसे शेल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल? हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल? 3p ऑर्बिटल में कितनी नोड्स प्रेजेंट होती हैं? टोटल और रेडियल और एंगुलर, ठीक है।
मैं यहाँ पे ना 4 क्वांटम नंबर लिख रही हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। पीछे बैठ जाओ, आपको बताना बेटे, डोर बंद करो पहले, कौन सा एटम है ये बताना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 और ms इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस और प्लस हाफ। Na ठीक है, सोडियम आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 281 वहीं पे ही है, थर्ड शेल वहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नोट्स आप निकाल लोगे, क्वांटम नंबर 4p के लिए n, l और m की वैल्यू लिखो। 4p के लिए n, l और m की वैल्यू लिखो, और m। फोर पी के लिए 4p बोला है मैंने, किसकी वैल्यू लिखनी है, n की, l की और ml की। क्या लिखी है, 4 -1 0 और +1, है ना। n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, नहीं, n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और l इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0, राइट। और आपको बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एटम। क्यों 2 क्यों? हाँ, ये नहीं कि इसको देख के 2n² कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये n में अगर ये सिर्फ इतना पूछ रहा होता, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3, तब आंसर क्या होता, तब 18 हो जाता। लेकिन साथ में अब क्या दिया है, तो पर्टिकुलर l इज इक्वल टू 0 यानी कि s की बात कर रहा है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अभी इसी में ही पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, और आपको दे रखा है n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू +½ क्या होगा इसका आंसर, n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू +½ अद्विका समझ नहीं आ रहा है क्या बेटा? समझ आ रहा है आपको कैसे निकालना है क्वेश्चन? तो जहां समझ नहीं आता तो दोबारा पूछ लिया करो ना। बोलो, n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू +½ कैसे करेंगे? या तो तरीका ये है, n इज इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, इसके लिए l की सारी वैल्यू लिख लो, है ना। फिर उस l की वैल्यू के लिए ml की वैल्यू निकालो और फिर ms की वैल्यू निकालो। ये ms की वैल्यू दे रखी है ना। दूसरा तरीका क्या है,
टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, कितने होंगे 2n स्क्वायर से 32, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। 32 इलेक्ट्रॉन में से आधे प्लस हाफ ओरिएंटेशन शो कर रहे होंगे और आधे माइनस हाफ, तो 16 आंसर हो गया। बात समझ में आई? जब भी आप इलेक्ट्रॉन बनाते हो आप ऐसे बनाते हो ना, अगर आपने 32 बनाने n इज इक्वल टू 4 है, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, तो आपने 0 बनाया, अब आपने 1 बनाया, फिर आपने 2 बनाया, फिर आपने 3 बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 32 आ गए, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है और यहाँ पर 14 है, राइट। और हर एक बॉक्स में आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, यानी कि आधे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है और आधे माइनस हाफ है। तो टोटल 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ शो कर रहा है और 16 माइनस हाफ शो कर रहा है, राइट। समझ आ गई है? चलो आज इतना ही करेंगे।